1975 की गर्मियां भारतीय राजनीति में भी काफ़ी गर्माहट पैदा कर रही थीं और इसका रीज़न था देश में लगाया जाने वाला आपातकाल। भारत में एक लौती बार ये जो आपातकाल लगा, ये 25 जून 1975 से लेकर के 23 मार्च 1977 तक चला। इस आपातकाल के पीछे की कहानी क्या है और राजनारायण का भारतीय राजनीति में क्या महत्व है, इसी विषय के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 1975 में आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत पर आपातकाल अधिरोपित करती हैं, लोकतंत्र को बंधक बनाया जाता है और लगभग पूरा विपक्ष जेल के अंदर होता है। इसके लिए हमें इंदिरा गांधी के भी कैरेक्टर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इंदिरा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें प्रियदर्शिनी कहा था एक रोज। ये प्रियदर्शिनी पंडित नेहरू की एकलौती बेटी, शादी की अपने मन से फिरोज खान के साथ। फिरोज खान को गांधी जी ने अपना नाम दिया और इस तरीके से इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी बन गई। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ही वो शख्स थे जो इंदिरा गांधी को संसद में लेकर के आए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शास्त्री जी की मृत्यु हो गई ताशकंद में और इस प्रकार से भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक निर्वात पैदा हो गया। इस निर्वात को भरने के लिए इंदिरा गांधी से उपयुक्त किरदार नहीं हो सकता था और फाइनली 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी को संभालना देश के लिए एक सौभाग्य लेकर आया। रीजन था भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और अब तक के इतिहास की भी पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी धीरे धीरे ही सही जनप्रिय नेता की छवि प्राप्त कर चुकी थी और हमारे देश की आम जनता की नज़रों में जो एक किरदार के रूप में बस चुकी थी, उसके दो बड़े कारण माने जाते हैं। पहला कारण था 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरा कारण था इसके ठीक अगले साल 1970 में प्रीवी पर्स की समाप्ति। 67 से लेकर के 71 तक जबरदस्त कार्यकाल पूरा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं ना कहीं इंदिरा कार्यालय के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। ज़्यादातर विभागों को अपने पास ही रखा। रक्षा, विदेश, वित्त, सूचना प्रसारण, ये सारे मंत्रालयों के ऊपर पूरा अधिकार इंदिरा का ही था। 71 के आम चुनावों में नारा दिया गया गरीबी हटाओ और जब भी हिंदुस्तान के अंदर आप गरीबी की बात करते हैं तो इसका मतलब आप देश की बहुसंख्य आबादी की बात कर रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में भी कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ सत्ता में आई और उस समय की लोकसभा में 352 सीटें जीती। इस भीषण विजय के साथ इंदिरा गांधी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के साथ आमना सामना हुआ। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारतीय सेना को निर्णायक भूमिका निभानी थी और इंदिरा गांधी ने सेना को छूट दे दी और 16 दिसंबर 1971 के दिन बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप में उभरा। इंदिरा गांधी की दुर्गा वाली छवि भी इनके दूसरे कार्यकाल में प्रतिस्थापित हो चुकी थी। लेकिन इन चमत्कारी चीज़ों को देखने के बजाय अगर हम भारतीय राजनीति की तह में जाएं और इतनी बड़ी आबादी वाले देश को कैसे चलाया जाता है, उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें,
तब जाकर के पता चलता है कि इन सब कामों के किए जाने से देश की आर्थिक हालत कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। ये नारा यूं ही नहीं दिया गया था। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के मन की उपज नहीं थी। गरीबी हटाओ पूरा का पूरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से अगले 5 सालों में कुछ ना कुछ सरकार को करना था। लेकिन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ने सब कुछ बदल के रख दिया था। नतीजा ये हुआ कि लोकप्रियता धीरे धीरे घटने लगी। और तभी 1974 में एक शख्स उभर के आता है जिसका नाम था राजनारायण। राजनारायण मेरे और आपकी तरह ही एक आम आदमी थे, पेशे से एडवोकेट, और रायबरेली की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते थे। इस देश के अंदर हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, राजनारायण को भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें इंदिरा गांधी की सीट पसंद आती थी और हर बार की तरह राजनारायण हार जाते थे। लेकिन 72 के चुनावों में कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता लगातार घट रही थी और राजनारायण की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। उस ज़माने में एग्जिट पोल तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो भी ओपिनियन पोल्स वगैरह हुआ करते थे उनके अनुसार राजनारायण को रायबरेली सीट से चुनाव जीतना ही था, और ये बात मीडिया में लगभग कन्फर्म थी। भले ही राजनारायण के सामने उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला क्यों ना खड़ी हो, लेकिन जब चुनावों का परिणाम आया तो पासा पलट चुका था। चुनाव जीता इंदिरा गांधी ने और भारी बहुमत से सत्ता में आई। पता नहीं क्यों राजनारायण को उस समय सदमा लग गया, या किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक्शन लिया गया लगभग 3 साल बाद, और 3 साल बाद उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर इलाहाबाद में एक पिटीशन फाइल करी गई और इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए कि इंदिरा गांधी ने ये चुनाव गलत तरीके से जीता है। आरोप 2 दर्जन से ज्यादा थे, जिनमें प्रमुख आरोपों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, चुनावों में खर्च की सीमा से ज्यादा खर्च करना, वोटर्स को बरगलाना, सरकारी पैसे को दुरुपयोग करना, इत्यादि इत्यादि चीजें शामिल थीं। मामला गया जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की बेंच में, और 1975 में 12 जून के दिन इस केस को डिसाइड कर दिया गया। यही रीजन है कि इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच की इस लड़ाई को हम लोग राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जानते हैं। डिसीजन क्या आया, वो जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा अपने डिसीजन में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी के ऊपर लगाए गए 2 दर्जन से ज्यादा आरोपों में 14 सिद्ध होते हैं, और कोर्ट ने यह बात मान ली कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, और निर्णय के मुताबिक इंदिरा गांधी के 72 के चुनावों को रद्द कर दिया गया। टेक्निकली जब आप चुनाव ही नहीं जीते, जब आप संसद के सदस्य ही नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री कैसे रह सकते हैं? इसलिए जस्टिस सिन्हा श्रीमती इंदिरा गांधी को 2 हुक्म देते हैं। पहला ये कि लोकसभा की सदस्यता से तुरंत त्यागपत्र दे दीजिए, और दूसरा ये कि भारत के राष्ट्रपति के पास जाकर के भारत के प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। जून का महीना उत्तर भारत में वैसे भी तपती गर्मी का महीना था। कोर्ट के इस डिसीजन ने तापमान और बढ़ा दिया। एक और राजनारायण इंदिरा गांधी की गले की हड्डी बन चुके थे, और दूसरी तरफ संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत अभी अभी आया था। अब इसे आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं, इत्तेफाक कह सकते हैं, या इंदिरा गांधी का भाग्य कह सकते हैं
केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में भी इंदिरा गांधी की हार हुई थी। और आर्टिकल 13 में जो सुप्रीम पावर्स पार्लियामेंट्स के पास हैं संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की, उस पर रोक लगा दिया गया था और यह कहा गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो एक तरफ संविधान का मूल ढांचा और दूसरी तरफ राजनारायण, इंदिरा गांधी के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। लेकिन इंदिरा गांधी को आयरन लेडी यूं ही नहीं कहते, उनके अंदर आयरन लेडी वाले गुण भी थे। अभी इस केस के पहले तक इस देश में नारा बुलंद था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। गली मोहल्ले के चौपालों में ये चर्चाएं हुआ करती थीं कि अगर इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं रही तो ये कुर्सी खाली रहेगी, क्योंकि उनसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता। कैबिनेट को यूनियन कैबिनेट नहीं कहा जाता था, इंदिरा कैबिनेट कहा जाता था। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठता था जो इंदिरा की पसंद होता था, ना कि जनता की पसंद होता था। विधि के छात्रों को, राजनीति विज्ञान के छात्रों को अगर सरल भाषा में समझाऊं तो इस देश में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बचा था, सेंट्रलाइजेशन हो चुका था। और जब पावर्स सेंट्रलाइज हो जाती हैं, शक्तियां केंद्रीकृत हो जाती हैं, तो लोकतंत्र नहीं रहता है। हालांकि शक्तियों के इस केंद्रीकरण के पीछे इंदिरा गांधी का चमत्कारी व्यक्तित्व था। और लोकतंत्र में यदि सहमति से अपराध भी हो रहा है तो वो अपराध नहीं। इसलिए देश की जनता इंदिरा गांधी को अपनी बेटी की तरह प्यार कर रही थी। इंदिरा अम्मा के नाम से दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी। और दूसरी तरफ राजनारायण केस के फैसले ने सब कुछ बदल दिया था। इंदिरा जिद पे अड़ गई कि वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी और इस फैसले के खिलाफ अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में। एक और शीर्ष अदालत में अपील की गई और दूसरी तरफ देश की राजनीति गरमाने लगी। विपक्षी दल सड़क पे उतर आए, क्योंकि विपक्षी दलों का हमेशा से यह मानना था कि इंदिरा गांधी तानाशाह हैं, इस देश में डिक्टेटरशिप चल रही है। दिल्ली में चक्का जाम कर दिया गया, हर कोई इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करने लगा। और इन सारी चीजों के बीच इंदिरा गांधी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने ही वाला था 24 जून 1975 को कि बिहार से एक आवाज बुलंद होती है जेपी की, जयप्रकाश नारायणन। नारा देते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे का अर्थ उस जमाने में बहुत गहरा था। इंदिरा की तुलना हिटलर से कर ही दी गई थी। 24 जून को अनशन पे बैठने वाले थे जेपी और हर रोज तब तक आंदोलन करने वाले थे जब तक इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं दे देती। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रिव्यू कर दिया और हाई कोर्ट को सही ठहराया। इस बात का सीधा सा मतलब था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर तो बनी रह सकती हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इस प्रकार से यह कंफर्म हो चुका था कि इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगी और साथ ही साथ हाई कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी।
कल्पना कीजिए कि आज किसी प्रधानमंत्री के साथ अगर ये हो जाए तो वो क्या करेगा। यह घटना शर्म से डूब मरने वाली होगी। आप सर उठा के जी नहीं पाएंगे कभी। लेकिन राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी का बल देखिए कि वो बिल्कुल भी नहीं घबराईं और इसी रात एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 25 जून की उस रात इंदिरा गांधी सो नहीं सकी थीं। उनके करीबी बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में रात भर बैठकों का दौर चला था। पूरा कैबिनेट तो नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा मंत्री उनके कहने पर बुलाए गए थे, जिनमें उनके पुत्र संजय गांधी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट। उसके डिसीजन को बदला नहीं जा सकता, तो अब किया क्या जाए। एक लूप होल इनके सामने था। कोर्ट के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी तो रह सकती थीं, बस इसी बात का फायदा उठाया गया। प्रेसिडेंट थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। सोते से जगाया गया, उनको बताया गया कि देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, इसलिए आपको इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ विपक्ष सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, भारत की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, ये सारे राजनीतिज्ञ अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए जनता को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जाएगा इंदिरा गांधी के खिलाफ। जयप्रकाश जैसे बड़े नेता अनशन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आंतरिक अशांति का खतरा था। बस फिर क्या था, कैबिनेट ने यह डिसाइड किया। एक्चुअल में डिसाइड इंदिरा गांधी को ही करना था, कैबिनेट को तो बस अप्रूवल देना था। मां बेटे के बीच में सलाह बनी। संजय और इंदिरा एकमत हुए कि देश के ऊपर आपातकाल लगा देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जिन लोगों को यह नहीं पता कि आपातकाल क्या होता है, उन्हें 2 लाइनों में बस समझाऊंगा कि व्हाट इज इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार 3 वजहों से देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसमें पहली वजह है युद्ध, दूसरी वजह है आंतरिक अशांति और तीसरी वजह है सशस्त्र विद्रोह, जिसे सिविल वॉर कहते हैं। इन तीनों वजहों में से कोई भी वजह नहीं है इस समय, लेकिन फिर भी आपातकाल लगाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आंतरिक अशांति का खतरा है और ये आंतरिक अशांति का खतरा सिविल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। तो फिर इमरजेंसी लगा देने के बाद होगा क्या? When the national emergency declares, article number 19 suspends. This is the first impact of the emergency. आर्टिकल 19 का सीधा सा मतलब है राइट्स ऑफ फ्रीडम। इस देश में स्वतंत्रता के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, जिनमें से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी, कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी छिन जाएगी, कहीं भी रचने बसने की आज़ादी छिन जाएगी, किसी भी तरीके के रोजगार पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और उस जमाने में तो राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ये भी कहती है कि आपातकाल क्या है? आपातकाल है संविधान के स्वरूप का संघात्मक से एकात्मक हो जाना।
और यदि संविधान का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक हो गया तो जिस विकेंद्रीकरण की वजह से ये देश चलता है वो विकेंद्रीकरण नहीं रह जाएगा, सारी शक्ति एक ध्रुव पर आके सीमित हो जाएगी और वो ध्रुव होगा कैबिनेट, और कैबिनेट का सीधा सा मतलब है प्रधानमंत्री। जिन लोगों ने आपातकाल के दंश को झेला है या अपनी आंखों से उन रातों को देखा है, उनका कहना है कि आपातकाल अंग्रेजों के शासन जैसा था, जहां पे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं थी, और अगर करने की कोशिश भी करी गई तो सीधा जेल। ये सारी चीजें मुझसे और आपसे बेहतर तरीके से इंदिरा गांधी जानती थीं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति महोदय को नींद से जगाया गया। प्रेसिडेंट ने एक मौका मांगा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने तो दीजिए, मुझे कुछ प्रोविजंस पढ़ने तो दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साथ में खड़े हुए हैं, पढ़िए तुरंत। रात भर इसी कशमकश के बीच सुबह 4 से 5 बजे के बीच में राष्ट्रपति ने आपातकाल जारी कर दिया। अगर मैं एक आलोचक की भाषा में बोलूं तो राष्ट्रपति से आपातकाल पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। लेकिन जो भी रहा हो, इमरजेंसी तो डिक्लेयर हो चुकी है। पहला आदेश दिया गया पुलिस को कि जितने भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। कई जगहों पर तो गोलियां भी चली, लोग मरे भी। और 26 जून की सुबह जब सूरज निकला तो लोगों के कानों में पहली आवाज श्रीमती इंदिरा गांधी की सुनाई दी। इंदिरा गांधी सुबह 6 बजे दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो पहुंच चुकी थी, और सुबह 6 बजे जब रेडियो ट्यून होता है तो राष्ट्रगान से शुरुआत होती है। लेकिन उस दिन राष्ट्रगान की जगह इंदिरा गांधी की आवाज आई। केवल 2 लाइनें उन्होंने बोली कि प्यारे भाइयों और बहनों, देश पर आपातकाल लगा दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय ने यह आपातकाल जारी किया है और किसी को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। रेडियो बंद किया गया और मीडिया को सेंसर कर दिया गया। उस दिन के बाद से 21 महीनों तक रेडियो में सिर्फ सरकारी आवाजें आई, न रेडियो अपने मन से कुछ सुना सकता था, और टेलीविजन की तो बात ही छोड़ दीजिए। 26 जून 1975 की सुबह से जारी हुआ यह आपातकाल चला 23 मार्च 1977 तक, यानी कि 21 महीनों तक। और इन 21 महीनों में देश बंधक बना रहा। कुछ इंपैक्ट्स भी इसके निकल के आते हैं, जिसकी चर्चा आपातकाल के दौरान की जा रही है। जैसे मीडिया सेंसर कर दी गई, विदेशी मीडिया को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि अगली ही फ्लाइट से आप अपने अपने देशों को लौट जाइए। कुछ अखबार इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरदस्ती लिखने में लगे थे। उन पर्टिकुलर अखबार के दफ्तरों की लाइट कटवा दी गई, ना लाइट आएगी ना अखबार छपेगा। और जो अखबार आते भी थे उनमें केवल सरकारी खबरें होती थीं। कल्पना कीजिए कि आपके घर में न्यूज़पेपर आया और पूरे न्यूज़पेपर में खबरें छपी हुई हैं, लेकिन एडिटोरियल वाला पेज ब्लैंक है। कैसा लगेगा आपको? एडिटोरियल वाले पेज का ब्लैंक होना सीधा सा निर्देश है कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बची है। अखबारों की यह दुर्दशा हो गई। दूसरा इंपैक्ट जो आता है वो आता है राज्य सरकारों पर। गुजरात और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं थीं। वहां की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया और आर्टिकल 356 का यूज करके स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई।
जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे उन राज्यों के विधानसभा चुनाव टाल दिए गए। आसान भाषा में ऐसे भी समझा जा सकता है कि 16 राज्य सरकारों को इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दिया और केंद्र का सीधा शासन। तुनक मिजाजी तो थी ही, एरोगेंट एटीट्यूड तो था ही, लेकिन इंदिरा गांधी के अंदर हीरोइज्म भी था। वो एक महिला प्रधानमंत्री के साथ साथ एक सत्ता की शक्ति का प्रतीक भी थी। तो कुछ तुनक मिजाज निर्णय भी लिए गए और उन्हीं तुनक मिजाजी निर्णयों में जो सबसे प्रसिद्ध निर्णय है, जो सबसे फेमस डिसीजन है, वो है नसबंदी अभियान। संजय गांधी के नेतृत्व में नसबंदी ऑपरेशन चलाया गया और कहा यह गया कि आपातकाल चल रहा है, अच्छा मौका है जनसंख्या कम करने का। और इस नसबंदी अभियान को पुरुष नसबंदी नाम दिया गया। सरकार लोगों के घर में घुस जाती थी और जबरन नसबंदी का ऑपरेशन कर देती थी। हद तो तब हो गई जब एक हफ्ते के अंदर 12 लाख नसबंदी का ऑपरेशन केवल मध्य प्रदेश में कर दिए गए, बिना ये देखे कि जिसको ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो 12 साल का बच्चा या 90 साल का बूढ़ा। नसबंदी का मतलब नसबंदी। हास्यास्पद बात नहीं है ये। गंभीरता से विचार करें तो ना केवल फंडामेंटल राइट्स बल्कि ह्यूमन राइट्स का भी वॉयलेशन था ये। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में घुस घुस के नसबंदियां की गईं और मुस्लिम लीडर्स के नेतृत्व में की गईं। जामा मस्जिद का पूरा क्षेत्र नसबंदी से भरा पड़ा था। ऐसा ही एक तुनक मिजाजी निर्णय है जिसके बारे में मीडिया तो सेंसर थी, वो तो दिखा नहीं सकती थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि किलों की खुदाई कराई गई और इनमें आमेर का किला पहले नंबर पर आता है। जो भी पुराने खजाने या जो भी पुरानी दौलत और शोहरत किसी भी किले में थी, वो चाहे म्यूजियम में हो, वो चाहे ट्रेजरी में हो, उसको खुदवा के निकलवा लिया गया। क्योंकि 71 से लेकर के 75 तक का ये जो घटनाक्रम है, इसमें सरकार को काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ था। अब आप कल्पना कर लीजिए कि आप अगर उस दौर में होते तो आप कैसा महसूस करते। जल्द ही इंदिरा गांधी को यह बात भी समझ में आने लगी कि यदि भारत की जनता की याददाश्त कमजोर है तो वो ना केवल सत्ता पक्ष के लिए है, वो विपक्ष के लिए भी है। और उनके सिपा सलाहकारों ने उन्हें बताया कि अब वो मौका आ गया है जब आपातकाल को हटाया जा सकता है। 1977 तक माहौल शांत हो चुका था। आपातकाल हटाने से अब कोई खतरा नहीं है। इलेक्शंस करवा दिए जाएं, कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। इन सारी विचारधाराओं के साथ 23 मार्च 1977 को यह आपातकाल समाप्त हो गया और चुनाव की सिफारिश चुनाव आयोग से करवा दी गई। 1977 के ऐतिहासिक आम चुनाव हुए और इन आम चुनावों में देश दो भागों में बढ़ चुका था। पहला धड़ा वो जो इंदिरा गांधी के साथ था और दूसरा वो जो मोरारजी देसाई के साथ था। और इसी के साथ एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, मोरारजी देसाई, जो कि एक बड़े समाजवादी नेता थे। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे और कांग्रेस के पहले विभाजन के बाद 1969 में ही कांग्रेस से अलग हो गए थे। इंदिरा गांधी उन्हें बागी मानती थी और कई बार बागी वो काम कर जाते हैं जो राजा नहीं कर सकता। मोरारजी देसाई ने देश के प्रत्येक दल को एक किया और एक ऐसा महागठबंधन बनाया जो इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी को शिकस्त दे सके।
हर पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क किया गया, यहां तक कि ऐसी राजनीतिक दलों से भी संपर्क किया गया जिनके पास एक सीट थी। और इंदिरा गांधी के खिलाफ ये जो महागठबंधन बनकर तैयार हुआ, इसे जनता दल कहा गया। नेतृत्व कर रहे थे मोरारजी देसाई। उस समय बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी, इन्हें जनसंघ कहा जाता था। जनसंघ के बड़े नेता एल.के. आडवाणी, वाजपेयी साहब, ये सब भी जनता दल के घटक दलों में शामिल थे। इंदिरा को लगता था कि देश की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है और वो आपातकाल को भूल जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जनता आपातकाल को नहीं भूली और 77 के चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई। 352 सीटों वाली कांग्रेस घट के 153 सीटों पर आ गई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में एक सीट भी कांग्रेस को नहीं मिली। 91 सीटों का नुकसान तो अकेले दक्षिण भारत से हुआ। पूरे देश में खुशी की लहर, इंदिरा गांधी सदमे में और सत्ता की चाबी मिली जनता दल को। मोरारजी देसाई बने देश के प्रधानमंत्री और तकरीबन 37 साल के आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका आया जब कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का यह सफर, लाल किले की प्राचीर का वो शौर्य बड़े किस्मत वालों को मिलता है। इसलिए मोरारजी देसाई के पास भी समस्याएं आई और उन समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी कि सुलह कुल कैसे किया जाए, हर घटक दल को संतुष्ट कैसे किया जाए। छोटी मोटी 3 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार है। अगर हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक मंत्री पद भी चाहिए होगा तो कैसे दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक कहावत भी मशहूर हो रही थी कि शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए वो घास कभी नहीं खाएगा, और यह कहावत थी इंदिरा गांधी के लिए। कांग्रेस सत्ता से बाहर तो हो गई थी, लेकिन उसके पास सीटें अभी भी 150 से ज्यादा थीं और वो गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकती थी। धमकियां आ रही थीं, प्रपोजल्स आ रहे थे, लेकिन मोरारजी देसाई टस से मस नहीं हुए और फ्रस्ट्रेट होकर इंदिरा गांधी के ऊपर 110 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करवाए। और ये सारे मुकदमे आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों से संबंधित थे। कुछ मुकदमे तो बेहद हास्यास्पद भी थे कि इंदिरा गांधी की गाड़ी जा रही है और उससे एक मुर्गी दब करके मर गई और उस बात के लिए मर्डर का केस। जाहिर है कि ज्यादातर मुकदमे प्रूव नहीं हो पाए और इंदिरा गांधी बरी होती चली गई। दूसरी तरफ सरकार में आंतरिक कलह प्रारंभ हो गई। बहुत बड़े गठबंधन को साथ लेकर के चल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो काम करने वाला हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने गठबंधन की सरकार को पूरे 6 साल चला के दिखाया था। इन्हीं सारी कशमकश के बीच 1979 में मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होने लगी जो प्रधानमंत्री का पद भी संभाल ले और वो दिमाग पे ज्यादा प्रेशर भी ना ले, क्योंकि बहुत सारी खिचड़ियां पक रही थी गठबंधन में। और ऐसे में जिस सख्त प्रशासक की दरकार थी वो सख्त प्रशासक मिला चौधरी चरण सिंह के रूप में। पहले और इकलौते किसान प्रधानमंत्री, किसानों के हित की बात करते थे, जनता दल में सर्वमान्य नेता थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनकी भी सरकार केवल 5 महीने ही चल पाई, क्योंकि लगातार धमकियां आ रही थी और धमकियां भी इतनी मजेदार आ रही थी कि जब चाहेंगे तब तुम्हारी सरकार को फूंक मार के गिरा देंगे। कौन देगा ये धमकी? 150 सीटों वाली कांग्रेस।
और मोरारजी देसाई जैसे लोग तो तिनका तिनका समेट करके सरकार चला रहे थे। चौधरी साहब का मूड ऑफ हो गया, उन्होंने भी धमकी का जवाब धमकी से दिया कि फूंक मार के सरकार तो तब गिरा दोगे ना जब हम सदन में मौजूद होंगे, जाओ, सदन में जाएंगे ही नहीं। और इकलौते ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा ही नहीं गए। सरकार केवल 5 महीने चली और 5 महीने बाद सरकार को तो गिरना ही था। फाइनली राष्ट्रपति महोदय ने संसद को भंग कर दिया और 80 में आम चुनावों की घोषणा हो गई। 80 के आम चुनावों में जनता दल ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी कि वो एक बार फिर से सत्ता में आएगी और इस बार बहुमत से आएगी। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं थी। इंदिरा गांधी अपनी बिखरी हुई शक्तियों को समेटने में लगी हुई थी और 80 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने वापसी करी और उसी बहुमत के साथ फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनी। तो इस प्रकार से आपातकाल का यह बुरा दौर बीता और देश की जनता ने सत्ता की चाबी फिर से इंदिरा गांधी के गले में डाल दी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी का यह आखिरी कार्यकाल था और अपने इसी कार्यकाल के आखिरी वर्ष में 1984 में इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मार के हत्या कर दी। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि देश की प्रधानमंत्री की हत्या पद पर रहते हुए हुई और इंदिरा गांधी इकलौती ऐसी प्रधानमंत्री बनी जिनकी पद पर रहते हुए उनकी हत्या करी गई। क्या थी यह कहानी? इंदिरा गांधी का आखिरी कार्यकाल इतना विवादास्पद क्यों रहता है? क्यों सिखों की नाराजगी इंदिरा गांधी से थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? कौन था यह जर्नैल सिंह भिंडरेवाला? इस पूरे विषय की गहराई में हम लोग अगली क्लास में चलेंगे और अगले वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1975 नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ये सारे टॉपिक यहां से फिनिश होते हैं। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इन्हें तैयार करिए। जितने भी फैक्ट्स यहां से आपको बताए हैं वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आपको है या किसी भी तरीके का कोई सवाल तो आप मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू।